तो एक बार फिर से आपका हमारी पॉलिटी की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं। जो आज हमारा कभी क्रम अनुसार जो मध्य प्रदेश की जिस भी एग्जामिनेशन के लिए हम तैयारी करते हैं, चाहे राज्य स्तरीय एग्जामिनेशन हो, उत्तर प्रदेश हो, भारतीय राजनीति के जितने भी टॉपिक हैं उनमें हमें एक्ट से क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं। जिसमें अभी तक हमने 1773 का एक्ट पढ़ लिया, 1793 का एक्ट पढ़ लिया, 1813 का एक्ट देखा, 1833 के भी एक्ट के कुछ क्या देखे, प्रावधान देखे। आज जितना हमने कल खत्म किया था उसके आगे से हम आज 1833 के एक्ट के जो एक दो प्रावधान और बचे हुए हैं उनको हम और देख लेते हैं। देखिए, अठारह सौ 33 का चार्टर एक्ट। देखिए बोर्ड पे सभी लोग, एक बार आपका इस पर्टिकुलर पॉइंट से रिवीजन भी हो जाएगा और हम आगे ही बढ़ जाएंगे। ठीक है, सुनिए। बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, अब वो पद खत्म हो गया और इसकी जगह अब कौन सा नया पद आया? भारत का गवर्नर जनरल। तो भारत का गवर्नर जनरल बनने वाला पहला व्यक्ति कोई था, तो उसका क्या नाम था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। बहुत से बच्चों के दिमाग में डाउट रहता है कि लॉर्ड शब्द क्यों लगाते हैं? लॉर्ड माने तो भगवान होता है, तो ये लॉर्ड शब्द कहां से आया? जिस तरीके से हमारे देश में राज्यसभा होती है कि नहीं होती है, लोकसभा, दूसरा क्या राज्यसभा, वैसे ही इंग्लैंड में जो वरिष्ठ जनों का या उनका जो सदस्यों का जो पार्लियामेंट का भाग होता है, जैसे हमारे यहाँ की राज्यसभा और वहां का होता है हाउस ऑफ लॉर्ड। क्या नाम होता है? हाउस ऑफ। तो अगर किसी के दिमाग में ये प्रश्न बनता है कि भाई ये लॉर्ड क्यों कहते हैं, तो ये कहाँ के मेंबर रहते हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर होने के कारण इनके नाम के आगे हम क्या लगाते हैं? लॉर्ड लगाते हैं। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्लियर है कि नहीं है? अब मैंने आपको बताया कल लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में कि इन्होंने भारत में सती प्रथा को खत्म करने में बहुत बड़ा योगदान निभाया और इनसे भी ज्यादा बड़ा योगदान है सती प्रथा को खत्म करने के लिए किसका? थोड़ा अगले पेज में चलते हो, देखते हैं। यहां पर सुनिएगा। राजा राम मोहन, इनको हम डिटेल में तो हिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहां से शुरुआत थोड़ा सा देखिए पॉलिटी में क्या महत्व है। बहुत बड़ा योगदान रहा इनका अपने सामाजिक जीवन में। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि जो राजा राम थे ये 1813 तक, कब तक? 1703 से लेकर 1803 से लेकर 1813 तक लगभग 10 साल किसके लिए काम करते हैं? के लिए काम करते हैं। अब पहले भाई हमारा लड़का पढ़ लिख कर आता था तो नौकरी करने की उम्मीद रखते थे माता पिता, तो राजा राम की नौकरी भी काहे में लग गई? अंग्रेजी जानते थे, बंगाली भाषा जानते थे, कई भाषाओं के जानकार थे, किसमें नौकरी लग गई? लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी में रहते हुए उन्होंने देखा कि जो अंग्रेजी सरकार है वो किस तरीके से भारतीयों को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही, भारतीयों के हितों में काम नहीं कर रही, वो स्वहित में काम कर रही। किस में काम कर रही? ये जानकारी उनको कैसे पता चली? क्योंकि वो उसी में क्या करते थे। राजा राम मोहन राय बचपन से ही उनकी आस्था वेदों में थी। क्या में थी? वेदों को पढ़ते थे, उपनिषद को पढ़ते थे और भी अन्य ग्रंथों, धार्मिक ग्रंथों को ज्ञान लेते रहते। कई धर्मों के ज्ञानी थे।
1815 में, अच्छा 1813 में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? बोले मैं ऐसे संस्था के साथ काम नहीं कर सकता जो भारतीय जन सामान्य के हित में ना काम कर उसके अहित में काम कर रही है। काय में काम कर रही है? इसलिए 1813 में किसकी नौकरी छोड़ दी? नौकरी छोड़ दी। अब 1815 में बच्चों इन्होंने एक सभा बनाई। उस सभा का नाम था आत्मीय सभा। कौन सी सभा? कौन सी सभा बनाई? ये पेपरों में बहुत आता रहता है कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? कब की थी? 1800। क्यों की थी? क्योंकि हमारा जो समाज था, क्योंकि हमारा जो उस समय का समाज था, कुछ लोग देवी को मानते थे। तो देवी भी कई हैं, कौन एक आध दो हैं? शारदा माता, मनसा देवी, काली देवी, खोखो मैया देवी, कई देवी हैं। चामुंडा देवी, कामाख्या देवी। कंफ्यूज हो जाता आदमी किस देवी के साथ जाए, आदमी कंफ्यूज हो जाता था। देवी भी बहुत सारी थी। अब आ गए देवता। क्या आ गए? इनकी संख्या तो हम कभी लिख ही नहीं सकते हैं। कुछ लोग हनुमान जी के उपासक होते हैं तो कुछ शंकर जी के उपासक होते हैं। आप लोगों ने दक्षिण भारत के समुदाय सुने होंगे बच्चों। दो, एक समुदाय का नाम है वैष्णव। क्या नाम है? सुना है कि नहीं सुना है? एक सुना होगा शैव संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? एक वैष्णव हो गया, दूसरा कौन सा हो गया? शैव संप्रदाय हो गया। अब वैष्णव संप्रदाय में भी अलवार कौन हो गए? और नैनार कौन से हो गए? सुने हैं आप लोग? नहीं सुने हैं? कभी पेपर में आ जाए अलवार और नैनार का संबंध किससे है? अब शैव संप्रदाय आ गया तो कपालिक कौन सा हो गया? एक कपालिक संप्रदाय चलता है दक्षिण भारत में। एक आपने सुना होगा नाथ संप्रदाय। कौन संप्रदाय? इसके संप्रदाय के तो आप जानते होंगे गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ। नाथ संप्रदाय के संस्थापक थे कौन? मत्स्येंद्रनाथ। और उसको बढ़ावा देने वाले थे गोरखनाथ। उसी पद्धति को अपनाने वाले थे महंत अवैधनाथ। और उन्हीं के शिष्य हैं योगी आदित्यनाथ। कौन है? तो मत्स्येंद्रनाथ, गुरु गोरखनाथ ने उनको बढ़ाया और उसके बाद अवैधनाथ, उनके शिष्य कौन है? तो ये नाथ संप्रदाय का संबंध भी किससे है? और कई है, अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा, मैं इतिहास नहीं पढ़ा रहा। इतिहास पढ़ा रहा होता वो भी मैं ही पढ़ाऊंगा, तो उससे निश्चिंत रहिए, आप सब समझ जाए। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए कि लोगों को कितना भ्रम है। किस देवता की पूजा करें कि उससे हमको क्या मिल जाए? कभी हम शंकर जी का व्रत करते हैं, मंगलवार का व्रत करते हैं, बुधवार का करते हैं, गुरु कंफ्यूज ही हो जाए। किस देवता की पूजा करें? पूरा समाज इस विवाद के तहत बहुत अस्वस्थ रहता है। राजा राम मोहन राय ने समाज में फैली इस धर्मांध प्रवृत्ति को समझा। किस प्रवृत्ति को समझा? और उनको बताया कि भैया जो देवी हैं, जो देवता हैं, अन्य धर्मों के देवता हैं, सब एक हैं। सब कैसे हैं? इनके अंदर भावना सबकी कैसी है? सेम। ये आपके हित में ही कार्य करना चाहते हैं। एक की आराधना कर लो तो किसकी आराधना हो गई? तो आत्मीय सभा का मुख्य उद्देश्य था किसको बढ़ावा देना? किसको? किसको बढ़ावा देना? एक ईश्वर। जो पढ़ा लिखा आदमी होता है वो समाज में कमियों को जरूर देखता है और उनको दूर करने का क्या करता है। कुछ मूर्ख ऐसे होते हैं जो हमेशा केवल समाज की कमियां बताते रहते हैं लेकिन उसको दूर करने का प्रयास, राजा राम उनमें से एक नहीं थे। वो कमी भी देखते थे और उसको दूर करने की क्या करते थे? उन्होंने एक पुस्तक लिखी, गिफ्ट टू मोनोथीस्ट। मोनोथीस्ट का मतलब होता है, मोनो मतलब एक, थीस्ट मतलब आस्तिक, जिसको एक ईश्वर में क्या हो? आस्तिक हो। उसमें उस पुस्तक का नाम क्या था? गिफ्ट टू मोनोथीस्ट। हिंदी में उसको बोलते थे एकेश्वर वादियों के लिए उपहार। अरे मैंने देखा है, पता चला एक जन शंकर जी का झंडा लिए, एक हनुमान जी का, दोनों लड़ गए आगे चल के। बोले शंकर जी श्रेष्ठ है, वो करे हनुमान जी। बाद में पता चला शंकर जी का ही अवतार हनुमान जी। हुआ कि नहीं हुआ? तो ये विवाद क्यों होते रहते हैं हमारे समाज? क्यों? हम भगवान की विशिष्टता को नहीं समझते, हम प्रकृति को भगवान नहीं मानते, हम तो
देवताओं को भी जाति के आधार पर क्या करना चाहते हैं, विभाजित। बोले तुम्हारे रविदास हमारे गोविंददास, तुम्हारे सूरदास हमारे रहीमन दास, ये सब नहीं, इस प्रपंच में हमको नहीं पढ़ना। ये कौन सिखा रहे थे हमारे को? क्योंकि समाज इसी में व्यथित था। हम अपने इष्ट को महान मानते थे, दूसरे के इष्ट को कैसे मानते थे, कमजोर मानते थे। इस विवाद का अंत करने के लिए उन्होंने किस सभा की स्थापना की, किसको बढ़ावा देने की बात कही, और उन्होंने बताया कि आत्मा चाहे किसी जाति धर्म का व्यक्ति हो, सबकी आत्मा कैसी है, आत्मा ही किसका रूप है, परमात्मा। मंदिर का अर्थ है मन के अंदर, किसके अंदर, मन के अंदर जो है वो क्या है, वो आत्मा का रूप कैसा है। क्या किसी की आत्मा नीले पीले रंग की होती है, सबकी कैसी होती है, ये राजा राम ने सिखाया। लेकिन जब राजा राम मोहन राय ने देखा, बोले ईश्वर की भावनाएं तो छोड़ो, पहले जब समाज के अंदर और समय मिला मौका, जैसे आपने अभी कमियां नहीं देखी, जैसे कुछ बच्चे शहर में रहते होंगे, आप में से कितने लोग हैं जो कभी गांव नहीं गए, केवल शहरों में रहे, ऐसे कितने लोग हैं, हाथ खड़ा करना। आपने कभी, अच्छा गांव जाने का मतलब गांव की व्यवस्था नहीं देखी कभी, कितने लोग हैं, हाथ खड़ा करें। जैसे ये 3-4 लोगों ने हाथ खड़ा किए, इन्होंने कभी ग्रामीण व्यवस्था नहीं देखी। अभी आप गांव में जाएंगे तो देखेंगे गांव में किस किस प्रकार की रूढ़िवादिताएं हैं, है कि नहीं है, समस्याएं हैं। मैंने ये तक देखा है ग्रामीण क्षेत्रों में कि किस प्रकार से स्त्रियों के दमन करने की प्राचीन कालीन परंपराएं आज तक चली आ रही हैं। अगर गांव में कोई विधवा है तो उसको हमारे शिवराज सिंह ने तो कल्याणी नाम दिया, क्या नाम दिया, लेकिन गांव में आज भी वो अपने सम्मान को खोज रही है, खोज रही है कि नहीं खोज रही है। आज भी उसका तिरस्कार समाज में किया जाता है, केवल रूढ़िवादी किसके कारण, परंपराओं के कारण। उन्होंने देखा राजा राम ने, जब वो ग्रामीण क्षेत्र में गए, बच्चियों को शिक्षा नहीं मिलती है, उनको समाज में आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, जिस उम्र में उनके मस्तिष्क का विकास होना चाहिए उस उम्र में बाल विवाह के माध्यम से उनके ऊपर घर की जिम्मेदारियां लाद दी जाती हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा इतनी सारी समस्याएं हैं, मैं अकेला इंसान इतनी सारी समस्याओं का निदान कर सकता हूं क्या, नहीं। वो अपने घर से वापस आए और अपने घर में एक दिन देख रहे थे उनके बड़े भाई साहब का निधन हो गया। किसका निधन हो गया, किसके बड़े भैया का। और राजा राम के बड़े भैया का जैसे निधन हुआ, उनकी जो भाभी थी उनको गांव के लोगों ने पकड़ा और जबरदस्ती उस अंत्येष्टि आरती के साथ उनको भी ले जाने लगे। राजा राम ने रोकने का बहुत प्रयास किया। ये लगभग घटना है 1920-21 की। राजा राम प्रयास करते रहे कि नहीं भैया क्या कर रहे हो, बोले सती करने जा रहे हैं। बोले क्या होता है सती, बोले इनको भी उसी चिता में बैठाकर अग्नि के सुपुर्द कर दिया जाएगा, क्योंकि पति खत्म हो गया तो पत्नी को धरती पे जीने का अधिकार। तो जब ये अव्यवस्था किसने देखी, राजा राम रोक रहे थे, बोले नहीं यह अमानवीयता है, ये दुर्दांतता है, इसको रोकिए। लेकिन जब गांव के लोगों ने राजा राम मोहन राय को पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया, 2-4 लोग वहां पर खड़े कर दिए कि यह आदमी निकल ना पाए, और उनकी भाभी को ले जाकर वहां पर जिंदा क्या कर दिया। राजा राम का मोहन की आत्मा उस दिन प्रखर उठी। बोले सारी चीजें तो बंद करो, मैंने अपने जीवन का आज से लक्ष्य बना लिया, मुझे काहे का अंत करवाना है, सती प्रथा का क्या करवाना है। तो जब तक मैं इस प्रथा का अंत नहीं करवा दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये निर्णय किसने ले लिया, लक्ष्य किसने बना लिया, बोले ईश्वर परमात्मा। ये तो आगे और भी लोग आएंगे जो लोगों को समझा देंगे कि ईश्वरवाद क्या है, बहुदेवतावाद क्या है, लेकिन मुझे किसका अंत करवाना है। उस आदमी ने निर्णय ले लिया। उनने एक छोटा सा संगठन बनाया, कुछ लेख भी लिखे। आपको पता होना चाहिए राजा राम मोहन राय भारत के पुनर्जागरण के महानायक कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, पुनर्जागरण का मतलब है प्राचीन रूढ़िवादी परंपराओं को त्याग करके नवीनता की ओर क्या करना, अग्रसर होना। इसको क्या कहते हैं, अंग्रेजी में रिनॉन से कहते हैं। क्या कहते हैं। राजा राम मोहन राय ने लोगों तक अपनी बातें कैसे पहुंचाई, किसके माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम। देश के पहले पत्रकार भी कौन कहे जाते हैं, राजा राम मोहन राय। उन्होंने बहुत सारे बेटा समाचार पत्र लिखे,
उनमें कुछ नाम मैं आपको बता रहा हूं। देश का पहला समाचार पत्र जो किसी हिंदू, किसी भारतीय द्वारा लिखित, संपादित, उसका नाम है संवाद कौमुदी। क्या नाम है? आप लोगों ने ये नाम सुना क्या? नहीं सुना तो आज सुन लो। उसका नाम क्या था? संवाद ब्रह्मा क्रॉनिकल। क्या नाम था? ब्रह्मा क्रॉनिकल। ये सब किसके द्वारा लिखे गए? मिरातुल अखबार। कौन सा अखबार? मिरातुल अखबार। और एक अखबार का नाम है जो कई बार पेपर में आता है, प्रज्ञा चंद। क्या नाम है उसका? ये चारों समाचार पत्र लिखने का काम किसका था? राजा राम मोहन राय का। संवाद कौमुदी, ब्रह्मा क्रॉनिकल, मिरातुल अखबार। और इसके माध्यम से उन्होंने देश में एक जन जागरूकता फैलाई। क्या फैलाई? और इस आत्मीय सभा को आगे चलकर बच्चों 1828 में अब ये जो आत्मीय सभा थी इसका रूप बदल गया और उसको एक नया नाम दिया गया, ब्रह्म समाज। क्या नाम दिया गया? और समाज का प्रमुख लक्ष्य क्या था? किस प्रथा का अंत? किस प्रथा का अंत? और 1828 में ब्रह्म समाज के संस्थापक के रूप में राजा राम मोहन राय किससे मिलने पहुंचे और उनको बताया कि आप अंग्रेज भली हैं लेकिन मानवता आपके अंदर भी है। हमारे देश में इतनी बुरी अमानवीय कुप्रथा चलती है कि भारतीय महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता है। जब लॉर्ड विलियम बेंटिक ने यह बात सुनी और राजा राम ने अपनी इस व्यथा को जिस तरीके से प्रस्तुत किया, आप समझिए लॉर्ड विलियम बेंटिक के शरीर की रूह कांप गई। सोचिए आप जिंदा जलाना। एक पिक्चर भी आई है मंगल पांडे। कौन सी पिक्चर आई है? कभी समय मिले तो उसको देखना। उसमें एक अंग्रेज सती प्रथा करते हुए बचाने जाता है। आप इस पिक्चर को जरूर देखना, आपको मौका मिलेगा। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस दुर्दांत कुप्रथा को देखते हुए तत्काल उसको कैसा घोषित कर दिया? गैर कानूनी। क्या कर दिया? और आश्वासन दिया राजा राम मोहन राय को कि हम ये जानकारी इंग्लैंड भेजेंगे। कहां भेजेंगे? और इंग्लैंड से ऑफिशियली इसको एक काला कानून बनवाएंगे। कब बन गया ये कानून? 1800। सभी को समझ में आई बात की नहीं आई? ये थी इसके पीछे का इतिहास जिसको हमने कल समझा था। ये 1815 में आत्मीय सभा। देवी देवताओं के लोगों के अंदर द्वंद्व रहते थे, हम इसको मानेंगे वो उसको मानेंगे। राजा राम ने किसका प्रयास किया? लेकिन बोले ईश्वर तो बाद में, सबसे पहले ईश्वर तो आप लोग हो भाई। गीता के अध्याय में लिखा है, गीता में स्पष्ट कहा गया, ईश्वर कहता है कि आप सब में ईश्वर है, मैं तुम में हूं, तुम मुझ में हो। यही सबसे बड़ी चीज है। वही राजा राम के मन में बात बैठ गई कि वो तो ठीक है, इन महिलाओं में जो ईश्वर बैठा है उसके साथ जो ये असामाजिक अपराध हो रहा है, पहले मैं इसको रोकने के लिए काम करूंगा। तो उन्होंने 1828 में क्या बनाया? लक्ष्य क्या रखा? उस समाज को भी चेतना किसके द्वारा दोहराई? संवाद कौमुदी, ब्रह्मा क्रॉनिकल, मिरातुल अखबार और प्रज्ञा चंद के मंत्र। सभी लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? ये थी। फिर हमने कल पढ़ा दूसरा बिंदु, ठगी प्रथा। कौन सी प्रथा? क्या आज हम नहीं ठग लिए जाते हैं? कई लोग हमको ठग देते हैं अनैतिक तरीके से। आजकल मैंने देखा कोचिंग संस्थाएं ले लो, एक लड़का टॉपर होता है, उसकी हजारों लोग फोटो लगाए रहते थे। जितने कोचिंग संस्थान सब में फोटो लगी है कि टॉपर कहां से निकला है। अरे भैया एक आदमी 100 जगह पढ़ा है क्या? ये क्या है? अभी इस साल केंद्रीय एजेंसियों ने, भारत सरकार ने इस बात की घोषणा की है कि कोचिंग संस्थान कभी इस प्रकार का भ्रामक प्रचार प्रसार नहीं करेंगे जिससे बच्चे के मन में कोई गलत भावना बैठे। समझ में आया कि नहीं आया? और इसके माध्यम से बच्चों को ठगने का काम नहीं करेंगे। बच्चों को 5.5 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ाया जाएगा। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग इंस्टीट्यूशन में दाखिला नहीं दिया जाएगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
किसके विकास के लिए? लोगों को बेवकूफ बनाने का काम हो रहा है, वो प्राचीन काल से, आज से नहीं। कौन सी प्रथा? ठगी प्रथा। आइए हम 3 महीने में कोर्स कंप्लीट कराते हैं। 3 महीने में 3 अक्षर नहीं सीख पाओगे, कोर्स तो छोड़ दो। किसी भी सिलेबस को पढ़ने के लिए बच्चों कम से कम 1 साल का या 1.5 साल का पूरा समय देना पड़ता है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, 3 महीने वो कंप्लीट कर सकता है जिसने 1 2 नहीं 3 4 बार कम से कम उसका रिवीजन करके बैठा हो। तो समय देना पड़ता है हमको हर चीजों में। क्या ये एक दिन में समझ में आ जाएंगे क्या? लेकिन मुझे अब पूरी उम्मीद है कि आप 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को 5 मिनट में पढ़ लेते होंगे। कितने मिनट में? क्योंकि आपने 1 घंटे का पूरा समय क्लास में दिया है। 1833 के चार्टर एक्ट को आप 2 मिनट में पढ़ लेंगे। क्यों? आपने 1 घंटे का पूरा समय, एक बार तो समय देना पड़ेगा। ठगी प्रथा का क्या किया गया? अंत। कब किया गया? किसने किया? कर्नल स्लीमैन। किसने? कर्नल स्लीमैन। क्या नाम था? वो किसने करवाया? लॉर्ड विलियम। अब बच्चों यहां पर हमने एक और लाइन लिखी थी। कौन सी लाइन लिखी थी? तुम लोग बार बार दास प्रथा पे क्यों आ रहे हो? मैंने इसलिए उस दास प्रथा को बता दिया था, मैं बताऊंगा भी नहीं तो कि पेपर में आ जाता है कब किसका अंत हुआ। तो दास प्रथा का अंत 43 में हुआ। कब हुआ? केवल याद रखने के लिए लिखवा दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि अभी हुआ था। 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से कंपनी के समस्त व्यापारिक, कैसे समस्त व्यापारिक अधिकार क्या कर लिए गए? छीन लिए। समस्त व्यापारिक अधिकार क्या कर लिए गए? छीन लिए। याद हो गया कि नहीं हो गया ये? अब एक पॉइंट जो कल हमने नहीं लिखा था वो हम लिखने वाले हैं। देखिए, 1833 के एक्ट के माध्यम से भारत में पहली बार विधि आयोग का गठन किया गया। किस आयोग का? किस आयोग का? सुनो, वोट पर देखिए सभी लोग। किस आयोग का गठन हुआ? विधि आयोग का मतलब होता है बच्चों लॉ कमीशन। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? विधि माने लॉ, कमीशन माने एक ऐसा कमीशन जिसका काम है कानून बनाना। क्या बनाना? जैसे आज हम देख रहे हैं, आज हम लोग मोबाइल से ऑनलाइन पेमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं? कई बार हम पेमेंट करते हैं, हमारे मोबाइल से बिना ओटीपी डाले पैसे कट जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? पता चला कोई लिंक आई, कोई फोन आया, कोई व्हाट्सएप मैसेज आया और हमारे अकाउंट से पैसे क्या हो गए? कट गए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? इसको बोलते हैं साइबर अपराध। कौन सा अपराध? हमारे साथ साइबर क्राइम हो जाता है, धोखाधड़ी हो जाती है। पता चला पेमेंट किसी को भेज रहे थे, कहीं और चला गया। तो क्या ये 1833 में होता था क्या? मतलब समय के साथ जैसे ही समाज आगे बढ़ रहा है तो समस्याएं भी क्या ले रही हैं? जब समाज आगे बढ़ेगा तो समस्याएं भी जन्म लेंगी, और उन समस्याओं के निदान के लिए किसकी आवश्यकता होगी बच्चों? कानून की। किसकी? और उस कानून को निर्माण करने वाला कौन होगा? होगा कि नहीं होगा? तो देश में पहली बार अंग्रेजी शासनकाल में विधि आयोग का गठन किस एक्ट के माध्यम से किया गया? और इसके पहले अध्यक्ष बने थे लॉर्ड मैकाले। कौन बने थे? ये पेपर में आता है कि भारत के विधि आयोग की स्थापना कब की गई, किस एक्ट के माध्यम से? अध्यक्ष कौन बने थे उसके? कॉपी में जल्दी लिख लो इसको। विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे? लॉर्ड मैकाले। स्पीड से इसको कहीं लिख लीजिएगा। लिख लिया सभी ने? चलो आज आप लोगों का एक डाउट मैं क्लियर कर दूं, जो बहुत बड़ा डाउट है, आज उसको हम खत्म करते हैं। इन एक्टों को तो पढ़ते रहेंगे। बोर्ड पर देखिए, कुछ पद जिनको लेकर बहुत डाउट है।
बंगाल का गवर्नर, छोटा पद, पहले केवल छोटी जगह का। फिर कहाँ का गवर्नर जनरल? बंगाल का गवर्नर जनरल। कब बना था बंगाल का गवर्नर जनरल? 1773 के एक्ट के माध्यम से बना था कि बना था? और उसको कहाँ का अधिकार सौंप दिया गया था? बंबई का। और नेक्स्ट कहाँ का गवर्नर जनरल? 1833 के एक्ट के माध्यम। अब एक एक्ट आएगा बच्चों, 1858 का एक्ट। किसका एक्ट? मैंने आपको लिखवाया है कि लिखवाया है? कहा है कि लिखा है? तो 1858 का भी, मतलब लिखवाने का मतलब है कि 1858 तो बताया है कि नहीं बताया? डिटेल अभी लिखेंगे। तो 1858 के एक्ट के माध्यम से अब जो भारत का गवर्नर जनरल था उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? भारत का वायसराय। आज हम लिखने वाले। और ये वायसराय कब से कब तक रहा? सुनना, 1858 से लेकर 1947 तक। कब तक रहा? 1858 से लेकर 1947 तक भारत में केवल एक ही पद रहा, जिसका नाम क्या है? वायसराय। पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग, मैं भी लिखाऊंगा। वो अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? सब समझेंगे हम धीमे। और जब 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया, 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया, तो इस अधिनियम के माध्यम से आजादी मिलने के बाद 1947 से 1950 तक एक पद चला जिसका नाम था गवर्नर जनरल। कौन सा पद चला? पहला गवर्नर जनरल बना आजादी के बाद लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। और दूसरा व्यक्ति जो गवर्नर जनरल बना था उनका नाम था सी राजगोपालाचारी। कौन थे ये? लास्ट में मैं पूरा सब लिखा दूंगा कि कौन पहला था कौन अंत था। जैसे बंगाल का पहला गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? बंगाल का अंतिम गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग। कौन था? अब वॉरेन हेस्टिंग को ही भारत का पहला, बंगाल का पहला क्या बनाया गया? गवर्नर जनरल बनाया गया। अब वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन होगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन होगा? अब लॉर्ड विलियम बेंटिक, सब समझेंगे, चिंता मत करना। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर। एक ही आदमी के पास कितने पद हैं? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो गया? लॉर्ड कैनिंग बनेगा। कौन बनेगा? कैनिंग। क्योंकि कैनिंग को भारत का पहला क्या बनाया जाएगा? वायसराय। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल को अंतिम वायसराय कौन होगा? माउंटबेटन। क्योंकि आगे चल के वही क्या बनेगा? गवर्नर जनरल। हम सब लिखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। देखिए, उस श्रृंखला को मैं आज लिखा देना चाह रहा हूं, आप बोर्ड पर लिख लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले 1765। कब? क्या याद रखेंगे आप? 1765 आप याद रख लो, या 1757 याद कर लो। ठीक है, ये दोनों चीजें याद करो। पलासी का युद्ध हुआ था कि नहीं हुआ था? तो पलासी के युद्ध के बाद हमने किस पे कब्जा कर लिया था? बंगाल। किस पे कब्जा कर लिया था? तो 1757 में बंगाल का पहला गवर्नर कोई बना था, तो उसका नाम था, हम लोग जानते हैं युद्ध किसने लड़ा था? रॉबर्ट। सभी को क्लियर हो गई चीज? ठीक है। अब 1773 का कौन सा एक्ट आया? रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के समय जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर था, उसका नाम था, देखना, उसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन सा था? तब 1700। लेकिन अगर क्लियर हो जाए तब बताना, ठीक है ना इस चीज को। 1773 बंगाल का गवर्नर कौन था? अब ये जो वॉरेन हेस्टिंग है, इसको इस एक्ट के माध्यम से बंगाल का क्या बना दिया गया? गवर्नर। मतलब बंगाल में नया पद कौन सा आ गया? गवर्नर जनरल। तो सुनना, बंगाल का पहला गवर्नर
बंगाल का अंतिम गवर्नर, कौन सा गवर्नर, कौन कहलाएगा? और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, तब भी कौन कहलाएगा? ये सभी को क्लियर हुआ? जैसे मान के चलो आप आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, ठीक है ना, वो कल आपको भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाए, ठीक है, तो आप मध्य प्रदेश के अंतिम मुख्यमंत्री हो गए आज के लिए? तो नहीं हो गए, वो भारत के प्रधानमंत्री बन गए, 14वें बने होंगे, 15 बने होंगे, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जैसे आज मोहन यादव को आज मध्य प्रदेश को समाप्त कर दिया जाए, वो कहते हैं कि आज मध्य प्रदेश खत्म होता है और मध्य प्रदेश को उत्तर प्रदेश में मिला दिया जाता है, तो मोहन यादव मध्य प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री हो जाएंगे? हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? और अब मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश मिलाकर एक नया राज्य बनाया जा रहा है, एमपी यूपी राज्य, कौन सा राज्य? तो उसके पहले मुख्यमंत्री किसको बना दिया? मोहन यादव। तो मोहन यादव के पास कितने पद हो गए? 2। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के, ऐसा ही जो वारेन हेस्टिंग है ये बंगाल का अंतिम गवर्नर हो गया और बंगाल का पहला क्या हो गया? लिखो कॉपी में इसको जल्दी से, कहीं हेडिंग डालो, ऐसे ही लिख लो। पहले ये लिखो तुम लोग, भारत में कैसे पद आए, ये लिखो सीरीज, ये क्लियर ही करा दूं मैं आज, ये बहुत डाउट में रहता है नहीं। पहले तो ये सीरीज लिखो पूरी, बंगाल का गवर्नर, तो हमको पढ़ना कैसे है सुनो, बंगाल का प्रथम और क्या पढ़ना है? अंतिम। ऐसे ही बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, और नेक्स्ट क्या पढ़ना है? बोर्ड पर देखो बेटा, अंतिम। तो ऐसा लिख लेना, प्रथम अंतिम प्रथम अंतिम, ठीक है ना? आप ऐसी लिस्ट बना लो, हम उसी में लिखवाते चलेंगे, प्रथम अंतिम प्रथम अंतिम। ऐसे भारत के में भी लिख लो, भारत का गवर्नर जनरल पहला कौन था, अंतिम कौन था? प्रथम और अंतिम। कितना सिंपल है, बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल ही कहाँ का गवर्नर जनरल बन गया? भारत का। फिर वो भारत का क्या बन गया? फिर 22 साल लगातार बने रहे, फिर भारत को क्या मिल गई, और फिर लास्ट में कितना बन गया? मतलब गवर्नर जनरल के पद भारत में कितने बार आए? बोलो बच्चों कितने बार? एक बार 1833 में, कब आया? और एक बार 1943 में। कितने बार आया? तो यहीं से तो कंफ्यूजिंग होता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। चलो तुम बताओ, राजस्थान के नेशनल पार्क कल पढ़ा था तुम हाँ, क्या नाम है?
खड़े हो जाओ। प्रशांत यादव, कल पढ़ा था ट्रिक, याद हो गया था? ट्रिक बोलो पहले क्या है। सारे नेशनल पार्क बोलो कौन कौन से हैं, नाम बोलते जाओ। रेगिस्तान नेशनल पार्क या डेजर्ट नेशनल पार्क, ठीक है। केवलादेव भूल गए? कौन सा नेशनल पार्क, एक बार फिर से बोलो। बहुत बढ़िया, बगल में बेटा। आपको याद हो गए थे? खड़े हो जाओ, बोलो एक बार ट्रिक के साथ। रेगिस्तान के कहीं भी सरक जाएगा क्या? तो कहाँ सरका है ये? दर्रे में। तो रेगिस्तान के दर्रे में किसका रस सरक गया? बोलो इसको। अरे ट्रिक को क्यों नहीं फॉलो कर पा रहे हो मेरे भाई? रेगिस्तान के दर्रे में केवलादेव का रथ सरक गया। तो कठिन है क्या ट्रिक? रेगिस्तान से रेगिस्तान नेशनल पार्क, दर्रे से दर्रा नेशनल पार्क, केवलादेव से केवलादेव नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, और सरक से सरिस्का नेशनल। कठिन है क्या? तुम याद है कि नहीं है? क्या नाम है बेटा तुम्हारा? हेमंत, खड़े हो, बोलो इसको एक बार ट्रिक को। कॉपी में देख के नहीं बोलना है, याद नहीं है, बोलो। हाँ। हम्म। केवलादेव है लास्ट में। लड़कियों को याद है कि नहीं है? आप लोगों को याद है? बेटा आप बोलिए, बीच में आप बैठी, हाँ खड़े हो जाओ। बिना ट्रिक के नाम बोलिए केवल, कौन कौन से हैं। बहुत बढ़िया। आप मुझे बताइए कि केवलादेव नेशनल पार्क के अन्य दो नाम क्या हैं? खड़े होकर बोलना है। भरतपुर पक्षी विहार, क्या नाम है? या घाना पक्षी विहार, ठीक है। थोड़ा बोलते रहा करो तो याद होता रहेगा। चलो जी जल्दी वायसराय लिख लो सारे। तो लिखो बेटा, जो आपने लिखा ना बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट, लिखो वहीं पर रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर लिखो रॉबर्ट क्लाइव, और अंतिम गवर्नर लिखो वारेन हेस्टिंग्स। उसी लाइन में जैसे मैंने बोला था ना, बना लेना। बंगाल का पहला गवर्नर कौन बन गया, और अंतिम कौन हो गया? देखो, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन, और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। अब बोलिए आप लोग, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। बहुत बढ़िया। कब बना था? और ये 1833 के पहले था। नाम क्या था उसका? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और लॉर्ड विलियम बेंटिक को यहां दूसरा पद भी मिल गया। मिल गया कि नहीं मिल गया? कौन सा? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। भारत का, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड विलियम बेंटिक, और बंगाल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड विलियम। यहां तक कोई डाउट है किसी को? अब सुनो बच्चों, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन सा? ये क्वेश्चन टफ है। इसलिए टफ है कि अगर ऑप्शन में सी राजगोपालाचारी आ जाए, क्या आ जाए, तो हम डाउट में आ जाएंगे। लेकिन अभी तो हम ये पढ़ रहे हैं ना अभी हम 1947 के पहले की बात पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे? तो उसमें अंतिम गवर्नर जनरल कौन आ जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। कौन आ जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड, लिख लो यहीं पर। इसके आगे से फिर मैं आगे चल के बताऊंगा, ठीक है? यहीं तक लिख लो। भारत का प्रथम अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। अभी वायसराय नहीं है, ठीक है ना? चलिए
नेक्स्ट लिखिए 1853 का चार्टर एक्ट, मेगा हेडिंग 1853 का चार्टर एक्ट, चौथा चार्टर एक्ट हमारे पॉइंट में आ रहा है। 1853 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर, इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट उनको हम लिखेंगे, वो खत्म करेंगे। सुनो बच्चों, अभी चार्टर एक्ट कितने समय के अंतराल में आ रहे थे? 1833 में ये 20 साल वाली कहानी क्या कर दी गई। अब लिखिए, इस एक्ट के माध्यम से, इस एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलने वाली, ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलने वाली 20 वर्ष की लीज समाप्त कर दी गई। कार्यकाल हर बार कितने साल के लिए बढ़ जाता था? बंद कर दिया गया। 1853 में ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलने वाली 20 वर्ष की लीज समाप्त कर दी गई। नेक्स्ट पॉइंट, इस एक्ट के माध्यम से, इस एक्ट के माध्यम से भारत में पहली बार, इस एक्ट के माध्यम से भारत के लोगों को पहली बार सिविल सर्विसेज की परीक्षा में, भारत के लोगों को पहली बार सिविल सर्विसेज की परीक्षा में सिविल सर्विसेज की परीक्षा में बैठने का अधिकार दिया गया। इस एक्ट के माध्यम से भारत के लोगों को पहली बार सिविल सर्विसेज की परीक्षा में बैठने का क्या दिया गया? अधिकार। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं कि ऐसा कौन सा एक्ट था जिस एक्ट के माध्यम से पहली बार भारत के लोगों को किसमें? सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने का मौका मिलता था। मैंने बताया 1813 में शिक्षा के लिए कितने रुपए खर्च करने की बात की गई थी, यानी 1813 के 40 साल बाद, कितने साल बाद? अब उनको लगा कि कितना समय बीत गया है, अब भारत के लोग थोड़ा बहुत पढ़ लिख गए हैं, उनको भी क्या बनाया जा सकता है? अधिकारी बनाया जा सकता है। क्या बनाया जा सकता है? और इस एक्ट के माध्यम से भारत में पहली बार कौन सी परीक्षा? अच्छा, एक चीज और सुन लो, ये जो परीक्षा थी, ये परीक्षा भारत में नहीं होती थी, इंग्लैंड में होती थी। कहां होती थी? तो भारत के बच्चे यहां पढ़ते थे, तैयारी करते थे और पेपर देने कहां जाते थे? उनमें मैं एक व्यक्ति का नाम बता रहा हूं जिनको भारत का पहला सिविल सर्विसेज एग्जाम क्वालिफाई करने वाला व्यक्ति कहते हैं, उनका नाम है सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्या नाम है? और ये बड़े भाई थे रविंद्रनाथ टैगोर के। किसके? और इन्होंने, सोचो, पहली बार मौका हमको कब से मिल गया? 10 साल लग गए पहला लड़का सिलेक्ट होने में। पहला लड़का इस परीक्षा में सिलेक्ट कितने साल बाद हुआ? लेकिन जब एक बार सिलेक्ट हुआ, फिर आगे गाड़ी बढ़ती चली गई। और 1920 में जब महात्मा गांधी हमारे देश में असहयोग आंदोलन चला रहे थे, कौन? सुभाष चंद्र बोस भी देश की क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना चाहते थे। उनके पिताजी ने कहा, सुभाष चंद्र बोस के पिताजी ने, कि बेटा तुम क्रांतिकारी गतिविधियों में तो भाग ले रहे हो, पहले पढ़ के भी तो दिखाओ, योग्यता है कि नहीं है। तो 1920 में उन्होंने यही पेपर दिया, ICS कहलाता था ये, ऑल इंडिया यूरोपियन सिविल सर्विसेज, और इस पेपर को 1920 में क्वालिफाई कर दिया और पिताजी को मार्कशीट दिखा दी, बोले ये है, सिलेक्ट हो गए हैं। पिताजी बोले ठीक है, अब जाओ काहे में, अब मुझे विश्वास हो गया हमारा लड़का इतना योग्य है कि वो जीवन में कुछ भी करे। और नौकरी को तो लात मार दिया था उन्होंने, नौकरी होगी थोड़ी ना। अब बोले मैं गांधी जी के आंदोलन में जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ? बोले अब बिल्कुल जा सकते हो। ये कहानी किसकी है? सुभाष चंद्र बोस। और सुनो बच्चों, उस समय पेपर देने की उम्र पता मात्र कितने वर्ष थी? अधिकतम 21 वर्ष के ऊपर का व्यक्ति पेपर भी नहीं दे पाता। 21 साल से कम उम्र में ही आप पेपर इसमें क्वालिफाई कर सकते थे। 21 साल अंतिम उम्र थी।
और कौन थे पहले व्यक्ति जिन्होंने 1863 में इस एग्जाम को क्या किया था? लिख लो कहीं, नोट डालकर लिख लो। भारत के पहले सिविल सेवक बनने वाले व्यक्ति थे सत्येंद्रनाथ, और लिख लेना भाई, रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। किसके पुत्र थे? इनके पिता कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। क्या नाम था उनका? देवेंद्रनाथ टैगोर। पिता का नाम क्या था? और ये राजा राम मोहन के सहयोगी थे। किसके? राजा राम के सहयोगी थे देवेंद्रनाथ। इस पिता को कितना गर्व हुआ होगा जिस दिन उसके बच्चे ने भारत का पहला युवा बन के दिखाया और किस एग्जाम को क्वालिफाई किया? ऑल इंडिया यूरोपियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। उसके पिता को कितना गर्व हुआ होगा, सोचने वाली बात है। हम महसूस कर सकते हैं यहां बैठकर। बस यही चमत्कार आपको भी करके दिखाना है। समझ में आया कि नहीं आया? कि आपके माता पिता, जिस दिन आप अपनी मार्कशीट, अपना रिजल्ट लेकर जाओगे कि हम पिताजी सिलेक्ट हो गए हैं, उस दिन उनके चेहरे की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। मैं कह रहा हूं, आप उनके लिए मोटरसाइकिल खरीद के ले जाओ, आप उनके लिए मकान बना के ले जाओ, आप उनके लिए स्वर्ण आभूषण लेके जाओ, उससे भी ज्यादा खुशी उनको उस दिन होती है कि आज हमारे बच्चे का स्थायित्व तो क्या हो गया? तय हो गया। समझ रहे हो कि समझ रहे हो? इस मुस्कुराहट के साथ देवेंद्रनाथ टैगोर के लिए वो दिन क्या रहा होगा जब पहला व्यक्ति कौन सिलेक्ट हुआ? सत्येंद्रनाथ। वो कब सिलेक्ट हुए? मात्र उम्र भी लिख लो, कितनी थी उम्र? अधिकतम उम्र थी इस पेपर को देने की 21 वर्ष। आज के समय तो 21 वर्ष में लड़का ये नहीं पता कर पाता है कि सब्जेक्ट कौन कौन से आने हैं। ये तो छोड़ दो, सिलेक्शन तो बहुत दूर की बात है। कई लोग यहाँ भी 21 वर्ष के बैठे होंगे, बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? है कोई 21 वर्ष का? तो उसमें हमारी कोई कमी नहीं है, उसमें हमारे शिक्षकों की कमी रही कि जिनने आपको उतने अच्छे से नहीं पढ़ाया। आजकल मुझे बताइए, कोई भी पेपर देना हो, कहां तक का कहानी आती है? गणित कहां तक की आती है? जीके कहां तक की आती है? अगर उनने हमको अच्छा पढ़ाया होता तो हम 12वीं के बाद ना निकल गए होते। लेकिन स्कूलों में काहे के लिए पढ़ाया? पास हो जाओ, फर्स्ट रैंक आ रही कि नहीं आ रही, सेकंड, अरे सेकंड आए, फर्स्ट टाइम तो क्या लास्ट आए। सरकारी नौकरी के प्रश्न बनने चाहिए थे, बनने चाहिए नहीं बनने चाहिए? हाँ, वो परसेंटेज ज्यादा आ जाए, बस स्कूल का नाम हो जाए, चाहे बच्चा फेल हो जाए, उसको कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ के विद्यालयों की कमी देखी आपने? वो क्लास में केवल 2-3 बच्चों का सम्मान करते हैं जो बहुत होशियार होते हैं। बस देखा ना आपने? वो बाकी सबके साथ भेदभाव करते हैं। जहां भी खड़ा हो, ये हमारे क्लास के मेधावी छात्र हैं। कौन से छात्र हैं? वो जो पीछे बैठे वो छात्र नहीं है क्या? अगर भारत के हर साल आईएएस अधिकारी देखोगे ना आप, तो पता चलेगा उसमें से आधे से ज्यादा तो पीछे बैठने वाले होते हैं। तो फर्स्ट रैंक से कुछ नहीं होता, ये जरूर होता है कि बच्चे की रुचि है, क्या है। चलिए नेक्स्ट एक्ट हेड डालिए, 1858 का एक्ट। 1858 का एक्ट लिखिए। इस एक्ट को भारत शासन अधिनियम, देखो इसमें, इस एक्ट को भारत शासन अधिनियम एक्ट भी कहा जाता है। भारत शासन अधिनियम एक्ट भी कहा जाता है क्योंकि इस एक्ट के माध्यम से भारत में कंपनी का शासन अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी, इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के शासन को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के शासन को पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के शासन को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था और भारत में क्राउन शासन, क्राउन अर्थात ब्रिटेन की महारानी का शासन घोषित कर दिया गया।
क्राउन शासन या ब्रिटेन की महारानी का शासन घोषित कर दिया गया? सभी को समझ में आया चीज? तो ईस्ट इंडिया कंपनी यहां से कैसी हो गई? खत्म। पावर किसके हाथ में आ गई? ब्रिटिश सरकार के हाथों में आ गई। और भारत के इस अधिनियम को क्राउन एक्ट, कौन सा? क्राउन एक्ट भी कहा जाता है। कौन सा एक्ट कहा जाता है? अच्छा सुनिए, ये एक्ट आया क्यों था? क्योंकि इसके पहले 1857 की भीषण क्रांति हुई थी कि नहीं हुई थी? इसको भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। बच्चों, यही वो क्रांति थी जिस समय कुछ महान लोगों के नाम हमारे दिमाग में याद आते हैं। मंगल पांडे, किसका नाम? मंगल पांडे। यही नाम सामने आता है नाना साहेब। किसका नाम सामने आता है? नाना साहेब। यही नाम आता है बहादुर शाह जफर। किसका नाम? बहादुर शाह द्वितीय। बस जफर नाम से वो शायरी लिखते थे। किसने बोला है ये? आपने बोला ना। जफर नाम से वो शायरी लिखते थे। क्या लिखते थे? इसलिए द्वितीय ना लिखकर उनके आगे कई बार लिख दिया जाता है बहादुर शाह जफर। जैसे बाबर गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था, वैसे जफर नाम से क्या लिखते थे? शायरियां। इसलिए इनको बहादुर शाह द्वितीय कहते हैं या बहादुर शाह जफर। यही नाम आता है हमारी वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का। आप लोगों को पता होना चाहिए, जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और एक अंग्रेज मिलिट्री अधिकारी जिसका नाम था कर्नल ह्यूरोज, क्या नाम था? कर्नल ह्यूरोज। और जब ये युद्ध हुआ झांसी की रानी के साथ, ह्यूरोज के साथ, तो उस युद्ध में उसने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कोई भारत में एक ऐसी महिला थी जो मर्दों से भी उत्तम लड़ती थी, और इनको क्या नाम दिया? मर्दानी। किसने अपनी पुस्तक में बात किया? ये कर्नल ह्यूरोज ने। बोले क्या मर्द लड़े जैसा एक महिला लड़ती थी, उसका नाम क्या था? लक्ष्मीबाई। इस तब से उनको मर्दानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और सुभद्रा कुमारी चौहान ने तो अपने शब्दों के माध्यम से उनकी महिमा का बखान किया है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो। ऐसी महिलाओं से हमको सीखना चाहिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्होंने अपने जीवन में कोई खुशी प्राप्त की क्या? शादी हुई, पति का निधन हो गया, शादी के बाद उनके बच्चे को मार दिया गया, एक बच्चा उन्होंने गोद लिया, और उसके बाद झांसी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। लेकिन भारत की हजारों मां बेटियों के अंदर उस चिंगारी को छोड़ गई जो आगे आकर कुछ लोगों के रूप में हमारे सामने दिखती है। उसमें नाम आता है अरुणा आसफ अली। किसका नाम आता है? जब 1942 में महात्मा गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान में, जो बंबई में है, कहां पर है, वहां जब झंडा फहराती हैं, तो उनका नाम था अरुणा आसफ अली। सरोजनी नायडू, किसका नाम आता है? विजय लक्ष्मी पंडित। वो महिलाएं थी जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना क्या दिया? योगदान दिया। इसी समय की एक बात है, एक रानी का और नाम आता है यहां पर, रानी गोडनल्यू। किसका नाम आता है? आप सोचिए, मंगल पांडे, नाना साहेब, बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, किसका नाम आता है? भारत में एक से एक वीरांगनाएं रही हैं बच्चों। वो हमारे आसपास महारानी लक्ष्मीबाई, उनकी सहयोगिका कौन थी? झलकारी बाई। कौन थी? ऐसे ही हमारे जबलपुर के पास रानी दुर्गावती, उनकी सहयोगी रानी दुर्गावती की सहयोगी कौन थी? गिरधारी बाई। कौन थी? उसी के बगल में रामगढ़, और रामगढ़ की कौन थी? रानी अवंती बाई। कौन थी? उत्तर पूर्व में नागालैंड की एक 13 साल की महिला रानी गोडनल्यू, दक्षिण भारत में रानी चिन्नम्मा। ये सब उन महिलाओं के नाम है जिन्होंने देश की आजादी में अपने विशेष क्या दिए? योगदान दिए। 1857 की क्रांति यदि एक समय एक जगह हर जगह हो जाती तो उसी समय भारत को क्या मिल जाती? लेकिन हमारे ही कुछ दोगलों ने, हमारे ही कुछ देश को बेचने वाले लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया। जमींदारों ने। किसने? क्योंकि जमींदार चाहते थे कभी भी अंग्रेज ना जाए, उससे उनका आधिपत्य बना रहे।
ऐसे लोगों ने इसमें सहयोग नहीं किया और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हमको 1857 में आजादी नहीं मिल पाई और आगे चल के हमको लगभग 90 साल क्या करना पड़ा, इंतजार करना पड़ा। तो ये एक्ट किसके फलस्वरूप आया था, किस क्रांति के? और ब्रिटिश सरकार ने कहा कि तुम लोगों ने अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने इतना बुरा व्यवहार किया कि भारतीय के लोगों ने क्या कर दी, क्रांति। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से क्या कर दिया जाता है, टाटा बाय बाय कर दिया जाता है। अब आप जाइए, भारत का कारोबार कौन संभालेंगे, हम संभालेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा के पूरी जिम्मेदारी किसने ली, ब्रिटिश सरकार। सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और इसी एक्ट के माध्यम से भारत के गवर्नर जनरल का पद हटा दिया गया और भारत में बच्चों दो नए पद आए। पहला पद भारत का वायसराय, कौन सा पद आया, और दूसरा पद आया भारत सचिव, कौन सा पद आया? आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहां कितने पद आए? अब भारत का गवर्नर जनरल नहीं होगा, भारत का क्या होगा, अब भारत में क्या होगा, और ये दोनों मिलकर देश की व्यवस्था का सुचारू रूप से क्या करेंगे, संचालन करेंगे। जैसे आगे चल गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, तो मॉन्टेग्यू भारत सचिव और चेम्सफोर्ड भारत का क्या। अब ये दोनों लोग मिलकर भारत की आगे की विवेचना करेंगे। सभी को समझ में आ गया? चलिए, थैंक यू फॉर एवरीवन। बेटा इसको क्लोज कर देना। अब हम कल इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे और 1858 के एक्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना।